बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एक होता है एसोसिएशन पर्सन, एक होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अब इनमें क्या फ़र्क हुआ देखिए, जिसे ट्रस्ट हो समझनी है वो उसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे मिस्टर ए है, इनका मुंबई में कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स को समझते हैं, बहुत सारी शॉप्स होती हैं अलग अलग। ये अमेरिका में सेटल है, यूएसए में, ये वहीं रहते हैं। इस कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स हैं बहुत सारी, जो कि इन्होंने रेंट पर दे रखी है, लेट आउट कर रखी है, रेंट पे दे रखी हैं मिस्टर ए ने। जो इनका कॉम्प्लेक्स है मुंबई में, ये तो यूएसए में रहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या अमेरिका में रहते हैं। और इन्होंने जो मुंबई में अपना कॉम्प्लेक्स है वो रेंट पे दे रखा है, और इससे रेंट आता है 30 करोड़, 30 करोड़ किराया आता है इससे। अभी बार बार इंडिया नहीं आ सकते, कई बार रेंट वो जो टेनेंट है वो टाइम पे रेंट नहीं देते हैं, बार बार आर्ग्यूमेंट करने नहीं आ सकते, इतना किराया लगा के अमेरिका से इंडिया आएंगे फिर वापस जाएंगे। चलो किराया तो ये दे भी दें क्योंकि रिच पर्सन लग रहे हैं, नाम 30 करोड़ तो किराया आ रहा है, नए कॉम्प्लेक्स है, अमेरिका में भी कमाते होंगे, पर टाइम भी तो वेस्ट होगा। तो इनके एक फ्रेंड हैं, ये मान लेते हैं बी, सी और डी, ये 3 फ्रेंड हैं इनके। ये तीनों बोलते हैं कि यार तू परेशान होगा, ऐसा कर हम तेरे बिहाफ पर, तो हमें अथॉरिटी दे दे, हम तेरे बिहाफ पे तेरे टेनेंट से किराया वसूल करेंगे, और उसमें से हमारा जो कमीशन है जो डिसाइडेड होगा वो काट के तुझे भेज देंगे। जैसे 30 करोड़ पे किराया है, 30 करोड़ में से इन लोगों का कमीशन है 2 करोड़, तो ये 2 करोड़ डिडक्ट करके बाकी 28 करोड़ इसको दे देंगे। क्लियर, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ये एक तरह से रिकवरी एजेंट हो गए, वसूली भाई हो गए। ये वसूल करेंगे किराया किराएदारों से, फिर अपना कमीशन लेंगे और बाकी आपको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अब इनकी बात करते हैं तीनों की। तो इन तीनों ने मिलके काम लिया है अपने हाथ में, जो ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं। किसी लीगल या तो ट्रस्टी, एक तरह से ट्रस्टी होकर प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट संभाल रहे हैं और फिर आपको पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो क्वेश्चन उठता है कि इन्हें इंडिविजुअल भी नहीं बोल सकते। बिल्कुल, इंडिविजुअल तो एक अकेला आदमी बिजनेस कर रहा है तो इंडिविजुअल, ये तो 3 है, तो ये इंडिविजुअल की कैटेगरी में भी नहीं आते। इन्हें आप कंपनी बोल सकते नहीं सर, इन्होंने किसी कंपनीज एक्ट में थोड़ी रजिस्ट्रेशन कराया, तो ये कंपनी भी नहीं है। इन्हें आप फर्म भी नहीं बोल सकते, कोई पार्टनरशिप नहीं कर रहे, पार्टनरशिप एक्ट में 1932 के प्रोविज़न फॉलो नहीं कर रहे, और ना ही LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराया है। HUF ये बन ही नहीं सकते क्योंकि एक फैमिली से बिलोंग नहीं करते, डिफरेंट फैमिली है। तो फिर इन्हें क्या बोला जाएगा, एक ग्रुप, इन्हें बोला जाएगा इन्होंने एक ग्रुप बनाया है, एक बॉडी बनाई है और ये मिल के कोई काम कर रहे हैं। और इस ग्रुप में सारे इंडिविजुअल है ना, बी एक पर्सन नेचुरल पर्सन है, सी भी एक नेचुरल पर्सन है और डी भी एक नेचुरल पर्सन है। इंडिविजुअल का मतलब आप पढ़ चुके नेचुरल पर्सन। तो अगर कोई नेचुरल पर्सन आपस में मिलकर कोई ग्रुप बनाते हैं और किसी पर्पस के लिए काम करते हैं, तो और जो प्रॉफिट होगा वो आपस में बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इस ग्रुप को आप क्या बोलेंगे, BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। देखिए नाम से पता है, आई मतलब इंडिविजुअल। एक नेचुरल पर्सन का ग्रुप है जो कि इनकम जनरेट कर रहा है, इनकम कमा रहा है, 2 करोड़ पे कमीशन ले रहे हैं, तो इनकम हो गई तीनों के लिए। तो इस ग्रुप को BOI बोलेंगे, और BOI को भी पैन नंबर लेना होगा क्योंकि इनकम कमा रहे हैं ना ये तीनों, इंडिविजुअली नहीं, ये तो तीनों मिलकर काम कर रहे हैं और पार्टनरशिप फर्म इन्होंने खोली नहीं है। तो इस ग्रुप को BOI बोला जाएगा, चाहे ये रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, इससे मतलब नहीं है। आप बोलेंगे सर हमने कहीं से रजिस्ट्रेशन नंबर तो लिया ही नहीं, ग्रुप बनना काफ़ी है इसके लिए। तो इस ग्रुप पैन नंबर लेना होगा, फिर 2 करोड़ पे टैक्स देना होगा। मान लेते टैक्स की रेट है 10% इंडिया में, तो 20 लाख टैक्स हो गया। टैक्स देने के बाद कितनी इनकम बचेगी, 1 करोड़ 80 लाख। उसके बाद ये इनकम इन तीनों में आपस में बांट लेंगे, जो इनका एग्रीड रेशो है, ठीक है। पर फिर दोबारा टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि डबल टैक्स थोड़ी लगेगा। एक बार आपने पूरे 2 करोड़ पे टैक्स ले लिया इनकम टैक्स वालों ने, उसके बाद जो 1 करोड़ 80 लाख बचेंगे 20 लाख टैक्स देने के बाद, उसको ये तीनों आपस में बांट लेंगे और वो इनके लिए माफ़ हो जाएगा। फिर कोई दोबारा थोड़ी कि एक बार पूरी इनकम पे भी टैक्स लेंगे फिर दोबारा इनसे अलग टैक्स लेंगे टैक्स वाले, तो वो इनकम फिर इनके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो ये होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। क्या समझ में आया, जब सारे कुछ नेचुरल पर्सन मिलके, ये 2 तो होने चाहिए, कम से कम 2 या उससे ज़्यादा नेचुरल पर्सन मिलके कोई ग्रुप फॉर्म करते हैं और कोई इनकम अर्न करते हैं, तो आपके ग्रुप को बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोला जाता है, क्योंकि आपके ग्रुप में सारे इंडिविजुअल हैं और आपको भी पैन नंबर देना होगा और फिर इनकम टैक्स पे करना होगा, वो होगा क्योंकि इनकम आप जनरेट कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल समझ सकते हैं आप, CDE, ठीक है। CDE तीनों फ्रेंड हैं,
एक फेयर लग रहा है, दिवाली आ रही है इंडिया में, सबसे बड़ा फेस्टिवल इंडिया में दिवाली है, तो दिवाली आती है तो हर शहरों में फेयर लगता है, मेले लगते हैं जिन्हें आप बोलते हैं एग्जीबिशन लगती है। तो इन्होंने एक एग्जीबिशन में एग्जीबिशन में स्टॉल बुक करा ली, वहाँ पे इन्होंने बोला कि हम तो खाने पीने की चीज़ें बेचेंगे, क्योंकि लोग बहुत आते हैं। तो इन्होंने एक एग्जीबिशन में स्टॉल बुक कराई, वहाँ पे इन्होंने पहले सामान खरीदा, तीनों ने मिलकर पैसे मिलाए, सामान खरीदा, वहाँ पे फिर ये सेल करेंगे उस एग्जीबिशन में। सेल करेंगे तो इनकम होगी। खरीदा था मान लेते हैं 1 करोड़ का सामान, बेचा इन्होंने 1.5 करोड़ का सामान, तो इनकम हो गई इनको 50 लाख की, 50 लाख की इनकम हुई। परचेज खर्चे हुए इनके 1 लाख एक्सपेंस, और 1.5 करोड़ की सेल हुई, तो इनकम कमाई उन्होंने एग्जीबिशन से 50 लाख। कुछ भी मान लीजिए, खाने पीने की चीज़ें कुछ भी बेची, वॉटेवर, उससे मतलब नहीं है। तो इन्होंने भी ग्रुप बनाया, इन तीनों ने भी ग्रुप बनाया और एक ग्रुप बना के काम कर रहे हैं और फिर इनकम कमा रहे हैं। तो इनके ग्रुप को आप कंपनी तो बोल नहीं सकते, क्योंकि कोई कंपनी नहीं खोली इन्होंने। ये इंडिविजुअल नहीं बोल सकते, 3 लोग हैं, ठीक है, तीनों इंडिविजुअल हैं पर अकेले नहीं हैं। फर्म आप बोल नहीं सकती, कोई पार्टनरशिप एक्ट 1932 या LLP नहीं खोली है। तो इनके ग्रुप को क्या बोला जाएगा? BOI। क्योंकि सारे नेचुरल पर्सन है तो आपके ग्रुप को बोला जाएगा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। और फिर आपको पैन नंबर लेना होगा, भले ही आपने 15 दिन काम किया या 5 दिन काम किया या 1 दिन, इससे मतलब नहीं है टैक्स वालों को। अगर आपने कोई ग्रुप बना के काम किया है तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने तो 15 दिन के लिए काम खोला, ग्रुप बनाया था, 15 दिन पूरे हो गए, एग्जीबिशन बंद हो गई, हम अपने अपने घर चले गए, ऐसा नहीं होगा। वो ठीक है, आप अपने अपने घर जाएंगे, घर तो जाएगा ही आदमी, पर आपको आपने ग्रुप बनाया, चाहे 15 दिन के लिए बनाया, चाहे 1 दिन के लिए बनाया, चाहे 6 महीने के लिए बनाया, चाहे 2 दिन के लिए बनाया, आपने उस ग्रुप से कोई इनकम अर्न करी है तो, और वो इनकम एक्सीड हो रही है लिमिट से, आपकी इनकम जो इनकम टैक्स में लिमिट है उससे ज़्यादा हो रही है, तो आपको उस लिमिट पे आपको पैन नंबर लेना होगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल माना जाएगा और आपको फिर टैक्स भी देना होगा। तो यहाँ तक BOI का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम AOP का मतलब समझते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। AOP पर्सन की डेफिनेशन आप पढ़ ही रहे इनकम टैक्स में। पर्सन की डेफिनेशन में अब तक आपने क्या पढ़ा? एक तो इंडिविजुअल आता है, एक HUF भी इसमें आता है, एक कंपनी भी इसमें आती है, एक फर्म भी इसमें। यहाँ तक तो आपने पढ़ ही लिया। 5th पॉइंट आप पढ़ रहे हैं। तो ये पर्सन की डेफिनेशन तो ब्रॉड है, ठीक है, इसको समझते हैं। जैसे मिस्टर A है, कोई एग्जीबिशन लग रही है, वही एग्जांपल लेते हैं, कोई एग्जीबिशन लग रही है कहीं पर 20 डेज के लिए, 10 डेज रेलेवेंट नहीं है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ 10 डेज के लिए। ये इसका काम है कि यहाँ पे या कोई प्रोडक्ट खरीदेगा पहले और फिर एग्जीबिशन में बेचेगा, जो एग्जीबिशन लग रही है उसमें सेल करेगा। टाटा कंपनी भी बोली ठीक है ऐसा करते हैं, अपन दोनों साथ आ जाते हैं। टाटा कंपनी ने ऐसे कांटेक्ट किया कि हम साथ में आ जाते हैं, मैं तुम्हें पैसा देती हूँ, तुम उस पैसे से और सामान खरीदो और फिर एग्जीबिशन में बेचेंगे और बाद में अपन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो टाटा क्या है? कंपनी है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, और एक क्या है? एक नेचुरल पर्सन है। दोनों मिलके कोई ग्रुप बना रहे हैं, या एक फर्म, या फर्म भी मान सकते हैं, HUF भी मान सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो दोनों मिलके फर्म ग्रुप बना रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो आपके ग्रुप को बोला जाएगा AOP, एसोसिएशन पर्सन, क्योंकि आपके ग्रुप में एक आर्टिफिशियल पर्सन भी है और नेचुरल पर्सन भी है। नेचुरल पर्सन है मिस्टर A और कंपनी क्या होती है? एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। तो अगर आपके ग्रुप में नेचुरल पर्सन भी है और आर्टिफिशियल पर्सन भी है तो आपके ग्रुप को AOP बोला जाता है, एसोसिएशन पर्सन। और अभी आपने समझा था अगर सारे नेचुरल पर्सन है आपके ग्रुप में, तो आपके ग्रुप में केवल इंडिविजुअल है नेचुरल पर्सन, तो आपके ग्रुप को क्या बोला जाएगा? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो चाहे आप AOP बनाएं, चाहे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बनाएं, किसी एक्ट में रजिस्टर्ड हो या ना हो इससे मतलब नहीं, चाहे 1 दिन के लिए बनाएं, चाहे पूरे साल भर के लिए बनाएं, अगर आप इनकम अर्न कर रहे हैं तो आपको पैन नंबर के लिए अप्लाई करना होगा, अगर वो लिमिट से एक्सीड हो रही है, और इनकम टैक्स पे करना होगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा AOP और BOI में डिफरेंस। BOI में तो केवल नेचुरल पर्सन ही मेंबर बन सकते हैं, जबकि AOP में नेचुरल प्लस आर्टिफिशियल पर्सन भी मेंबर बन सकते हैं। अब कई बार आपने सुना होगा आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, आप 11th क्लास से पढ़ रहे हैं। व्हाट डू मीन बाय आर्टिफिशियल पर्सन? कोई इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं कि आर्टिफिशियल पर्सन होता क्या है, कृत्रिम व्यक्ति बोलते हैं दे में आर्टिफिशियल पर्सन, व्हाट डू मीन बाय आर्टिफिशियल पर्सन? तो अब ये थोड़ी बोलोगे रोबोट या कंपनी, अब एग्जाम्पल थोड़ी दोगे, ये तो वही बात हो गई राम कौन है जो रामायण में लिखे गए, नहीं, आपको पूरा बताना होगा कि आप किसकी बात कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल पर्सन रोबोट नहीं बोल सकते, आप कोई कंपनी का एग्जांपल नहीं दे सकते, ये तो एग्जांपल मीनिंग बताना होगा। तो आर्टिफिशियल पर्सन कोई अगर आपसे पूछे इंटरव्यू में तो आप बोलेंगे आप पर्सन इन द आई ऑफ लॉ, इन द आई ऑफ लॉ, ऐसा बंदा जिससे कानून एक पर्सन की डेफिनेशन दे, इन द आई ऑफ लॉ,
यानी कानून उसे पर्सन का दर्जा दे तो वो आर्टिफिशियल पर्सन है। जैसे कंपनी टाटा लिमिटेड, तो मेरे लिए तो एक नाम है ना टाटा, टाटा तो एक नाम ही हुआ, रतन टाटा का सरनेम भी है टाटा, तो टाटा तो एक नाम है, मैं क्यों मानूंगा ऐसे कंपनी पर? कानून आपको मजबूर करता है कि नहीं, इसने कंपनीज एक्ट जो बना है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करके खोलना है कंपनी को, तो इन द आई ऑफ लॉ जैसे कानून की नज़र में कंपनी को मान लिया जाए तो वो आर्टिफिशियल पर्सन है। सारी यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, आपके स्कूल कॉलेज ये सब आर्टिफिशियल पर्सन है, फर्म, इवन जो राम मंदिर का केस था तो वहाँ पे भी केस लड़ा गया था, राम जो भगवान राम थे, श्री राम जो थे वो एक पक्षकार थे, पार्टी थे उसके, तो जो कई बार मूर्ति भी जो होती है भगवान की उसे भी आर्टिफिशियल पर्सन मानते हुए मतलब इन द आई ऑफ लॉ उसे पर्सन का दर्जा दिया जाता है। राम जी ने भी अपना केस लड़ा कोर्ट में और जीते कि मैं यहाँ पे मेरा जन्म हुआ था, मुझे प्रॉपर्टी वापस मिलनी चाहिए। तो इन द आई ऑफ लॉ जिसको भी कोई लॉ बोल दे कि भाई आप इसको पर्सन माने तो वो पर्सन माना जाएगा। उसमें वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो एक नेचुरल पर्सन में होती है, यानी वो किसी पे केस कर सकता है, कोई पर्सन उस पर केस कर सकता है, हाँ वो दिखाई नहीं देगा पर उसमें सारी कैरेक्टरिस्टिक्स वही होंगी जो एक नेचुरल पर्सन में होती है, एक इंडिविजुअल में होती हैं। तो इन द आई ऑफ लॉ ही बोलना है आपको इंटरव्यू में, इन द आई ऑफ लॉ जो कानून की नज़र में जिसे पर्सन का दर्जा दिया जाए, स्टेटस दिया जाए, वो हम उसे आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। चलिए हम रीड कर लेते हैं फटाफट। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, व्हेन पर्सन कंबाइंड, जब पर्सन आपस में, एसोसिएशन पर्सन बता दिया, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं इसमें, कंबाइंड टुगेदर फॉर प्रमोशन जॉइंट एंटरप्राइजेज, मिलकर कोई काम करते हैं, दे आर असेसेबल एज एन एओपी, उन्हें एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोला जाता है। इफ़ दे डू नॉट इन लॉ कॉन्स्टिट्यूट अ पार्टनरशिप, वो पार्टनरशिप नहीं बनाते, अगर पार्टनरशिप बनाएंगे तब तो पार्टनरशिप बोला जाएगा, वो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं फॉर्म हो रहे हैं, नॉर्मल फॉर्म हो रहे हैं, कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं, तो वो एओपी हैं। इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट एन एसोसिएशन पर्सन मस्ट ज्वाइन फॉर अ कॉमन पर्पस, आपका कोई कॉमन पर्पस होना चाहिए किस लिए आप जुड़ रहे हैं, एंड देयर ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्रोड्यूस इनकम, उनका ऑब्जेक्ट इनकम कमाना है। इट इज़ नॉट इनफ दैट द पर्सन रिसीव द इनकम ज्वाइंटली, केवल इनकम ज्वाइंटली मिलना काफ़ी नहीं, उनका मोटिव क्या है, इनकम अर्न करना है। को हायर जो साथ में मिलकर काम करते हैं, उत्तराधिकारी, को लीगेटीज जो साथ में लीगली जोड़ रहे हैं, और को डोनीज साथ में दान करें, ज्वाइनिंग टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस, और एक्शन वुड बी चार्जेबल एज एन एओपी, आपको एओपी बोला जाता है। फॉर एग्जांपल मिस्टर यश, ए बी एन फर्म, ये फर्म हो गई, एंड एक्स पी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई, ज्वाइन टुगेदर टू कैरी ऑन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, दोनों मिलकर कोई कंस्ट्रक्शन काम कर रहे हैं। अदरवाइज देन एज ए पार्टनरशिप फर्म सच एन एसोसिएशन विल बी रिकॉग्नाइज एन एसोसिएशन पर्सन, इसे एओपी बोला जाएगा क्योंकि एक फर्म है और एक कंपनी है, दोनों आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन नहीं है, तो आपके ग्रुप को एओपी बोला जाएगा। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इट डिनोट, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बता दिया था कि वो नेचुरल पर्सन मिलकर जो ग्रुप बनाते हैं उन्हें बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोलते हैं। इट डिनोट द स्टेटस ऑफ पर्सन लाइक एग्जीक्यूटिव और ट्रस्टी हु मेयरली रिसीव द इनकम ज्वाइंटली, जिन्हें इनकम कमाते हैं, एंड हु मे बी असेसेबल इन लाइक मैनर एंड टू सेम एक्सटेंट एज द बेनिफिशियरी इंडिविजुअली, आप पे टैक्स चार्ज किया जाता है इंडिविजुअली की तरह से, एक तरह से। दस को एग्जीक्यूटर जो साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, को ट्रस्टी साथ में मिलकर ट्रस्ट का मैनेजमेंट कर रहे हैं, आर असेसेबल बीओआई एज देयर टाइटल एंड इंटरेस्ट आर इंडिवाइजिबल, क्योंकि वो अलग अलग काम नहीं कर रहे। वो एग्जांपल मैंने दिया था, वो 2 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे थे किराया वसूल करने के लिए, तो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इंडिवाइजिबल है, इसमें अलग अलग नहीं कर सकते, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। इनकम टैक्स शैल नॉट बी पेबल बाय एन एसएससी इन रिस्पेक्ट ऑफ रिसिट ऑफ शेयर ऑफ इनकम बाय हिम फ्रॉम बीओआई, बीओआई से जो इनकम मिलेगी उस पर दोबारा टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि एक बार पूरी इनकम पे टैक्स लग जाता है, उसके बाद मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो डबल टैक्स थोड़ी लोगे आप, मेंबर से भी अलग ले लो टैक्स वाला टोटल, तो जब टोटल इनकम पे टैक्स लग जाता है बीओआई की, एओपी में भी ऐसा ही होता है, तो अलग से मेंबर के जब आप इनकम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस पर दोबारा टैक्स नहीं लगता। फॉर एग्जांपल म्यूचुअल ट्रेड एसोसिएशन होते हैं, मेंबर क्लब एटसेट्रा होते हैं। Section 2 subsection 31 further explain that an association person or body of individual shall be treated as person, आपको person माना जाएगा, whether or not it was formed with the object of deriving income, भले ही आपका मोटिव प्रॉफिट कमाना हो या ना हो इससे मतलब नहीं है, ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा तो ही टैक्स देंगे, कॉमन सेंस, अगर लॉस होगा तो वैसे भी नहीं देना, profit or gain. Accordingly, even if such entities have been formed not for earning any income or profit, भले आपका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं था, still they are person तो माना ही जाएगा for the purpose of the act and are covered by provision of the act. भले आप मोटिव नहीं है पर पर्सन तो बन ही गए, क्योंकि आपका मोटिव भले इनकम कमाना नहीं है पर आपको इनकम टैक्स वाले पर्सन मानेंगे। डिफरेंस क्या हो फटाफट रीड कर लेते हैं एओपी और बीओआई में।
इन केस ऑफ BOI ओनली इंडिविजुअल कैन बी मेंबर, नाम से पता चल रहा है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के नेचुरल पर्सन ही इसमें भी जुड़ सकते हैं। वेयर एज इन केस ऑफ AOP एनी पर्सन कैन बी इट्स मेंबर, दैट इज एंटिटी लाइक कंपनी फर्म, यानी आर्टिफिशियल पर्सन भी मेंबर बन सकते हैं, कैन बी द मेंबर ऑफ AOP बट नॉट ऑफ BOI। मतलब BOI का मेंबर तो नहीं बन सकता आर्टिफिशियल पर्सन, पर AOP का मेंबर बन सकता है। एसोसिएशन पर्सन में नेचुरल पर्सन भी हो सकते, ग्रुप बना हो सकते हैं, और आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं, या सारे आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं, जबकि BOI में केवल नेचुरल पर्सन ही मिलकर ग्रुप बनाते हैं। इन केस ऑफ एन AOP मेंबर वॉलंटरी कम टुगेदर विद अ कॉमन विल फॉर अ कॉमन इंटेंशन और पर्पस, जो AOP में तो कॉमन पर्पस होता है। वेयर इज इन BOI सच कॉमन विल मे और मे नॉट बी, BOI में कॉमन पर्पस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी वो कुछ डिफरेंट डिफरेंट काम करने के लिए भी आपस में जुड़ सकते हैं, पर जनरली ऐसा नहीं होता है। जनरली हर ग्रुप का एक कॉमन पर्पस होता है, आप कोई कॉमन काम करने के लिए आपस में जुड़ते हैं। तो अब हमें इतने रोकते हैं, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आपने यहाँ तक समझ लिया है, पर्सन की डेफिनेशन आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में। हम पर्सन की डेफिनेशन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि टैक्स वालों ने बोला है कि एक पर्सन ही इंडिया में टैक्स पे करेगा, और पर्सन की डेफिनेशन में एक तो इंडिविजुअल आ गया, नेचुरल पर्सन को इंक्लूड कर दिया गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आ चुकी है, एक कंपनी को माना गया, चाहे फॉरेन कंपनी हो चाहे इंडियन कंपनी हो, फर्म आप पढ़ चुके हैं आज, आपने एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इन्हें भी फर्म की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। तो कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली बार आप जब पढ़ें नया वीडियो आए तो आप समझ में आप उसे जल्दी ग्रैप्स कर सकें। थैंक यू सो मच।